जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 17 तारीख को पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन इससे पहले महागठबंधन के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया और महागठबंधन पहले चरण में ही टूट गया। महागठबंधन में जो पार्टियां एक साथ थी, उनमें से एक पार्टी निकलकर दूसरे रास्ते पर चली गई है और इनके एक और साथी हैं मुकेश सहनी। उन्होंने तेजस्वी यादव की नाक में दम कर रखा है। पहले जो पार्टी गई है उसकी बात करते हैं। महागठबंधन से पशुपतिनाथ पारस की पार्टी अलग हो चुकी है। जो ये 7 पार्टियां लेकर चले थे साथ में, और पशुपतिनाथ पारस को इन्होंने बाद में बीच में शामिल किया था कि आप भी हमारे साथ रहेंगे। और क्योंकि चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, ये लोग एक ही पार्टी से हैं, एक ही वोट बैंक है इनका, तो तेजस्वी यादव पशुपतिनाथ पारस को अपने साथ रखना चाहते थे। लेकिन जब नामांकन का दिन आ गया, नामांकन के कई दिन गुजर गए, उसके बाद भी सीटों का फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस और राजद कुछ तय ही नहीं कर पा रहे हैं और ये दूसरे दलों को भी नहीं बता रहे हैं कि आपकी कितनी सीटें हैं, कौन सी सीटें हैं। तो उसके बाद पशुपतिनाथ पारस को लगा कि इनके बीच में अपना काम नहीं है। जब ये लोग ही तय नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े दल, जब इनका तय नहीं होगा तो हमें क्या सीटें मिलेंगी? और 1-2 सीट लेके फायदा क्या है? वो भी वो सीटें जो किसी को नहीं चाहिए, वो हमें दे दी जाएंगी। इसलिए पशुपतिनाथ पारस समय रहते अलग हो गए और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया है। एआईएमआईएम का चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है, उसके साथ भी गठबंधन है। ये लोग एक अलग तरह का गठबंधन इन्होंने बनाया है, जिसमें पशुपतिनाथ पारस ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अपने बेटे, उनके बेटे ने भी नामांकन दर्ज कर दिया है। उन्होंने महागठबंधन से ये तय कर लिया कि अब यहाँ पर फायदा नहीं है, इसकी बजाय अपने आप 1-2 पर खड़े करेंगे तो 25 पर खड़े करके देखें। और उसमें क्योंकि ज्यादा गुंजाइश भी है आपके पास ज्यादा सीटें मिलने की, तो कुछ एक पे आपको सफलता मिल भी सकती है, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। तो महागठबंधन तो चुनाव में उतरने से पहले ही टूट गया है और जो बचे भी हुए हैं वो कोई साथ में नहीं है। आप मुकेश सहनी को देखिए, 17 को नामांकन का आखिरी दिन था, 16 तारीख को उन्होंने इस तरह का ड्रामा किया कि तेजस्वी यादव की सांसें फूली रही। पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 6 बजे, बार बार टालते रहे, अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। और ये तक सामने आया कि राहुल गांधी ने फोन करके उन्हें रोका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे थे कि महागठबंधन से अलग हो जाते हैं। फिर किसी तरह मान मनोवल हुई तो 15 सीटों का ऑफर, राज्यसभा की 1 सीट, 2 एमएलसी की सीट का ऑफर उन्हें दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई। लेकिन जहां नामांकन से एक दिन पहले बात हो रही थी कि मुकेश सहनी गौड़ा बराम सीट से अपना नामांकन भरेंगे, चुनाव में उतरेंगे, लेकिन 17 तारीख को राजद के अफजल अली ने गौड़ा बराम से नामांकन भर दिया। अब इसके बाद मुकेश सहनी ने कह दिया मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। उन्होंने बोल दिया है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे तो डिप्टी सीएम ही बनना है। अब इन्होंने फिर से घुमा फिरा के अपनी मांग वही रख दी है। मुकेश सहनी शुरुआत में तो 60 सीटें चाहते थे, फिर जो है घटकर 40 पर आए, फिर और घटाया गया तो 15 पर आए, और उसके बाद 20 पर आए, और उसके बाद वो 15 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन राजद उन्हें 12 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती है। इसीलिए उन्होंने इतने दिनों से, वो भी अड़े हुए हैं, दिल्ली भी दौड़े दौड़े गए थे, कह रहे थे कि महागठबंधन बीमार है, दिल्ली में इलाज होगा। बेसिकली बात ये थी कि अगर राजद और कांग्रेस तय कर लेते हैं कितनी सीटें कौन कौन सी, तो उसके बाद दूसरे दलों की बारी आएगी कि उनको कौन सी मिलेगी। लेकिन यहाँ जब ऊपर के लेवल पर तय नहीं हो पा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियां 3-3 हैं, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो फिर मुकेश सहनी की, पशुपतिनाथ पारस की और झामुमो की इनकी बारी कहाँ से आएगी? इनके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मुकेश सहनी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए और कहा कि महागठबंधन से अलग ही हो जाता हूं। लेकिन इस बीच में अब देखिए, जितना तेजस्वी यादव फंसे हैं उतना सहनी भी फंस चुके हैं। अब एनडीए में सीटें लॉक हो चुकी हैं और लॉक होने के बावजूद भी वहां पर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की हालत है, खासतौर से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टियों के बीच में। तो इसमें मुकेश सहनी के लिए तो अब जगह बचती नहीं है। और जिस तरह से उनका रवैया रहा है, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए, फिर महागठबंधन, तो उनको लेकर अब भाजपा रिस्क तो लेने वाली है नहीं। तो उनके लिए वहां के रास्ते खत्म। अब वो अकेले तो चुनाव में उतर नहीं सकते, उतरेंगे तो कोई फायदा उनका ज्यादा नहीं है उतरने का।
इसलिए अब उन्हें महागठबंधन में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। उनके साथ स्थिति ये हो गई है कि इतना लटकते लटकते अब उनकी पार्टी लटक ही चुकी है। जो कई सीटें हैं जिन पर मुकेश सहनी को उम्मीदवार उतारने थे, वो सीटें चाहिए थी, उस पर कांग्रेस और राजद उम्मीदवार उतार चुके हैं। अब बची कुछ सीटें रहेंगी, वो उनको मिलेंगी, नहीं तो वो फ्रेंडली फाइट करते रहे, तो वो भी फंस चुके हैं। तेजस्वी यादव भी फंस चुके हैं। पूरे महागठबंधन में आप समझिए नामांकन का पहला चरण निकल चुका है और इनके सीटों की घोषणा नहीं हुई। नामांकन जिन्होंने करना था कर दिया, लेकिन ये आप बता नहीं पा रहे हो मीडिया को कि हमने कितनी सीटें आपस में तय की है और कौन कौन सी सीटें तय की हैं। महाराष्ट्र की तरह ही ये लोग कर रहे हैं, उसमें भी एक मोटा मोटा आंकड़ा आया था लेकिन साफ नहीं बताया गया था और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई थी। जहां भी कांग्रेस थोड़ा एग्रेसिव रुख अपनाती है तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मामला खराब हो जाता है। कांग्रेस अगर पिछली बार की तरह सरेंडर कर देती या फिर जितनी सीटें मिल रही हैं या हारने वाली सीटें भी मिल रही हैं उस पर शांत बैठ जाती तो गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाता। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। इस बार दल भी बढ़ गए, साथ में गठबंधन सहयोगी भी बढ़ गए और मुकेश सहनी के भाव भी बढ़े हुए हैं, तो इसीलिए अभी फैसला नहीं हो पाया है। और अभी नामांकन के बाद कुछ दिन नाम वापस लेने का समय रहेगा। अगर उसमें नाम वापस नहीं लिया जाता है तो फिर जिन सीटों पर 2 खड़े हैं 3 खड़े हैं वो खड़े ही रहेंगे और वैसे ही फ्रेंडली फाइट होगी। इस बीच में तेजस्वी यादव ने एक नया पार्टनर बनाया है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसके हैं IP गुप्ता, जो कि पान का व्यापार करने वाले समुदाय के बीच में जिनका जनाधार है छोटा ही है, जो ताती और ततवा जातियां हैं उनके बीच में इनका थोड़ा आधार बताया जाता है। IP गुप्ता ने भी कह दिया था कि वो अलग ही लड़ेंगे, लेकिन फिर नामांकन के एक दिन पहले रात में बातचीत हुई है और उन्हें 3 सीटें ऑफर की गई है। IP गुप्ता खुद सहरसा से चुनाव लड़ने वाले हैं और महागठबंधन का हिस्सा है। ये महागठबंधन एक तरह की महा उलझन बन चुका है जिसको साथ दिखना चाहिए। चुनाव से पहले खटपट तो हर जगह होती है, NDA में भी। ऐसा नहीं कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई समस्या नहीं, समस्याएं हैं, लेकिन एक संख्या आ गई है, सीटों के नाम आ गए हैं, लेकिन महागठबंधन में वो भी नहीं आया है। तो आप किस आधार पर कहोगे कि हम एकजुट हैं और एक साथ चुनाव में उतर रहे हैं? जिन सीटों पर आपने नहीं उतारा है, थोड़ी बहुत सहमति कुछ बन गई है, उन सीटों की तो बात अलग है, वो तो बननी ही थी। लेकिन गठबंधन होता क्या है? गठबंधन का मतलब ही यही है कि आप जिन सीटों पर मतभेद है वहां भी समाधान निकाल सके। जब अपनी अपनी ही करनी है तो फिर किस बात का गठबंधन? ऐसे भी जिन सीटों पर आप जीत नहीं सकते वहां पर उम्मीदवार उतारकर फायदा क्या? कांग्रेस पूरी 243 लड़ लेगी, उसको पता है फायदा ही नहीं है। ऐसे ही तेजस्वी यादव को भी पता है, तो भी आप कम ही सीटों पर फिर उतरेंगे या उतार भी देंगे तो जीतेंगे नहीं। महागठबंधन में आने का मतलब ही यही है कि एक समझौते के साथ मिलकर चले। लेकिन वो पहले ही परीक्षा में, ये जो सीट बंटवारा है ये भी एक परीक्षा ही होती है गठबंधन के लिए। पहली ही परीक्षा में इनका गठबंधन फेल हो चुका है। अब जब चुनाव में उतरेगा तो तब नजर आएगा कि कौन जो है अपने लिए प्रचार कर रहा है, सबके लिए प्रचार कर रहा है, कि चल क्या रहा है पार्टी के गठबंधन के अंदर। और नतीजा तो फिर बहुत कुछ साफ कर देगा। अगर नतीजा इनके खिलाफ आता है तब जो ठीकरा फूटेगा, किसके कारण हारे, उसके कारण हारे। पिछली बार वैसे ही तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस सीटें ज्यादा लेती है लेकिन उसका स्ट्राइक रेट खराब रहता है, इससे अच्छा हम जो है वो CPM कम्युनिस्ट पार्टियों को सीट दे देते। तो ऐसे सिर्फ उटव्वल होगी अगर ये चुनाव हारते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनमें कम झगड़ा नहीं हो रहा है और अगले नामांकन तक भी कोई सीटें आ जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि सहमति बनती नहीं दिख रही है। तो अंत में ये तरीका अपना लिया गया है कि हम जितना जो चाहता है, जो मैक्सिमम जो चाह रहा है वो उतने पर उतार ले और जहां पर फ्रेंडली फाइट है वहां चुपचाप से फ्रेंडली फाइट कर ले। कुछ एक समझौता हो गया तो नामांकन वापसी की तिथि से पहले वापस ले लिया जाएगा। अगर बाद में कोई समझौता होता है तो उम्मीदवार निष्क्रिय हो जाएगा, नहीं तो बागी हो जाएगा। तो यही स्थितियां इनके बीच में बनने वाली है। लेकिन महागठबंधन चुनाव में उतरने से पहले ही टूट चुका है और हर पार्टियां अब अपने अपने रास्ते पर इसमें चल रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।